कहानी की शुरुआत एक सीक्रेट लैब से होती है जहां मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हथियार बनाया जा रहा था। उन बच्चों में मैं भी शामिल थी। एक दिन मौका पाकर मैं वहां से जंगल के रास्ते भाग निकली। डॉक्टर के गुंडे मेरे पीछे पड़े, लेकिन वे मुझे ढूंढ नहीं पाए। जब लैब की इंचार्ज डॉक्टर बाक मेरे कमरे में दाखिल हुई तो वहां का मंजर खौफनाक था। दीवारें खून से रंगी थीं और हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी थीं। उन सबको मैंने ही मौत के घाट उतारा था। डॉक्टर बाक ने देखा कि मेरे हमले के बाद भी कुछ बच्चे अभी जिंदा थे, लेकिन उसने क्रूरता की हद पार कर दी। उसने हुक्म दिया कि उन सभी के सिर में गोली मार दी जाए ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद हम नोबलमैन को देखते हैं, जो मुझे पकड़ने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था। डॉक्टर बाक ने उसे फटकारते हुए इलाज के लिए भेज दिया और मिस्टर चोई को ऑर्डर दिया कि हेडक्वार्टर में खबर कर दे कि वो लड़की मर चुकी है, क्योंकि लैब की दवा के बिना वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। अगले दिन एक किसान अपनी गायों को चारा डाल रहा था, तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं वहां बेहोश पड़ी थी और मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो तुरंत मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से मेरी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। मिस्टर ली और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे गोद लेने का फैसला किया और डॉक्टर से वादा लिया कि वो मेरे मिलने की बात किसी को नहीं बताएंगे। इस हादसे के 10 साल बाद मैं अब बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई में मैं हमेशा टॉपर रहती थी और इसके साथ ही खेत में अपने पिता के साथ काम भी कराती थी। लेकिन हमारे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि गायों के दाम गिरने से भारी नुकसान हो रहा था। सबसे बुरा तो ये था कि मेरी माँ को अल्जाइमर हो गया था। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जो खेती से जुटा पाना नामुमकिन लग रहा था। रात को मेरे सिर में भयानक दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे नसें फट जाएंगी। ये मेरे अतीत में हुए एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट था, लेकिन मैंने घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर माँ के इलाज ढूंढे, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। अगले दिन मैं अपनी सहेली म्योंग ही से मिली, जो मुझे बताती है कि शहर में एक टैलेंट शो हो रहा है जिसका इनाम पूरे 30 लाख रुपए है। इतनी बड़ी रकम से मेरी माँ का इलाज और घर की सारी मुसीबतें खत्म हो सकती थीं। इसलिए मैंने ये टैलेंट शो ज्वाइन करने का फैसला किया और तुरंत ऑडिशन देने पहुंच गई। वहां मैंने एक गाना गाया और अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके माइक्रोफोन को बिना छुए हवा में उठा दिया, जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन शाम को टीवी पर यह देख मेरे माता पिता के होश उड़ गए। वो डर रहे थे कि कहीं मेरी शक्तियों का राज दुनिया के सामने ना आ जाए। मैंने उन्हें समझाया कि इनाम जीतते ही मैं यह सब छोड़ दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस नेशनल टीवी पर ऑडिशन देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मेरा ऑडिशन डॉक्टर बाक ने भी देख लिया और मेरी छिपी शक्तियों को देखते ही वो समझ गई कि ये वही लड़की है जो बचपन में भाग गई थी। उसने तुरंत मिस्टर चोई को मुझे ढूंढने का आदेश दिया। उस रात मेरी सहेली म्योंगी मेरे घर पर ही रुकी थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गई मुझे फिर से सिर दर्द होने लगा। इस बार दर्द इतना भयानक था जैसे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि घर के बाहर अंधेरे में मिस्टर चोई खड़ा है और उसने मेरे घर का पता लगा लिया है। अगले दिन हम ऑडिशन देने के लिए ट्रेन से सियोल जा रहे थे। म्योंगी को पूरा भरोसा था कि इस बार भी मैं पक्का जीत जाऊंगी। सफर के दौरान हमारे सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा था, जो देखने में इतना हैंडसम था कि म्योंगी देखते ही उस पर फिदा हो गई। लेकिन उस लड़के की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। उसने अजीब दावा किया कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, याद करो मुझे। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। असल में ये वही लड़का नोबलमैन था जो 10 साल पहले मुझे पकड़ने में नाकाम रहा था। जब मुझे कुछ याद नहीं आया तो उसने अचानक मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं डर गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस लड़के की आंखों में कोई डर नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे उसे यकीन हो गया कि मैं वही लड़की हूँ, इसीलिए वो वहां से उठकर चला गया। लेकिन वो इतना पागल था कि जाते जाते उसने गुस्से में एक बेकसूर आदमी को बुरी तरह पीटा और चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे मैं ऑडिशन देने पहुंची। मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि मैं तुरंत सेलेक्ट हो गई। इसके बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं भागकर बाथरूम में गई। इस बार मेरी नाक से खून भी बह रहा था। मुझे डॉक्टर की कही बात याद आ गई कि मुझे एक दुर्लभ दिमागी बीमारी है। मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 या 2 महीने ही बचे थे और इसका इलाज
सिर्फ डॉक्टर बाग के पास था। मैंने खून साफ किया और बाहर आ गई। टैक्सी का इंतजार करते हुए हमें कुछ ही पल हुए थे कि अचानक 2 काली गाड़ियां हमारे सामने आकर रुकी। उनमें से कई लोग निकले और हमें लिफ्ट देने की जिद करने लगे। उनका इरादा हमें किडनैप करने का था। जब म्योंघी ने मना किया तो उन्होंने हमें घेर लिया, लेकिन मौका मिलते ही हम दोनों वहां से भाग निकले। हम किसी तरह अपने होम टाउन तो पहुंच गए, लेकिन वहां काफी सन्नाटा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आई। तभी वहां नोबलमैन अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसने झूठ बोला कि बस कुछ किलोमीटर दूर पंचर हो गई है और हमें लिफ्ट ऑफर की, लेकिन ट्रेन वाले हादसे के बाद मैं उसके साथ जाने की गलती नहीं कर सकती थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो जाए। यह धमकी सुनते ही मैं पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता सही सलामत थे और म्योंघी के पिता के साथ गेम खेल रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक जब अपने घर लौटा तो उसने पाया कि नोबलमैन ने उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी है। जब उसने नोबलमैन से पूछा कि उसने उसके परिवार को क्यों मारा, तो नोबलमैन के साथ खड़ी लड़की ने जवाब दिया कि हमें हेडक्वार्टर से सिर्फ तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने उस वैज्ञानिक को भी मार डाला। फिर नोबलमैन एक बॉडीगार्ड के पास गया जो अभी भी सांस ले रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नोबलमैन के पास भी टेलीकाइनेसिस की शक्ति है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गन को हवा में उठाया और फिर उसे तड़पाकर मार दिया। उधर कंपनी में भी खेल पलट रहा था। डॉक्टर बाग ने मिस्टर चोई को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, इसलिए छुट्टी ले लो। लेकिन मिस्टर चोई समझ गया कि डॉक्टर बाग उसे काम से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरा पता मिलने के बाद अब कंपनी को मिस्टर चोई की जरूरत नहीं रही। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सीधे अपने बॉस के पास पहुंचा, लेकिन बॉस ने उसे एक नया और खौफनाक मिशन दिया। उस लड़की को डॉक्टर बाग के पकड़ने से पहले ही मार डालो और उसका दिमाग निकाल कर मेरे पास लाओ। अब मेरे पीछे सिर्फ डॉक्टर बाग ही नहीं बल्कि एक और मौत का सौदागर लग चुका था। इधर मैं और मेरा परिवार उस खतरे से बिल्कुल अनजान थे जो हमारे सिर पर मंडरा रहा था। रात को अचानक मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मेरी नींद खुली और जब मैं बाहर आई तो अचानक एक आदमी ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। मैंने देखा कि मिस्टर चोई के आदमियों ने मेरी सहेली म्योंघी को भी पकड़ रखा था। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन उनमें से एक ने अपने चेहरे के पुराने घाव दिखाते हुए कहा, ये घाव तुमने ही मुझे दिया था और अब तुम मुकर रही हो। मैं बार बार दया की भीख मांगती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने म्योंघी की गर्दन पर चाकू गड़ाया मेरा सब्र टूट गया। पलक झपकते ही मैंने वहां खड़े उन सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने आखिरी बचे आदमी को ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि मैं वो नहीं हूँ, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? और ये कहकर उसे भी खत्म कर दिया। म्योंघी मेरा ये खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह डर गई थी और जब मुझे होश आया तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैंने अकेले कैसे कर दिया। तभी नोबलमैन वहां आया और जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, वाह, लगता है तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं भी तुम्हारी इस मासूमियत से धोखा खा गया था। नोबलमैन ने म्योंघी की तरफ देखकर उसे कहा, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगती? खेती करना, घर का काम करना, फिर तुम्हारे साथ घूमना, तुमने कभी इसे पढ़ते हुए देखा है क्या? फिर भी ये हर साल क्लास में टॉप कैसे करती है? अगर ये चाहे तो पूरे देश में टॉप कर सकती है। किसी भी भाषा को एक बार सुनकर सीख सकती है, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा नहीं करती ताकि किसी को इस पर शक न हो। म्योंघी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, जिससे नोबलमैन थोड़ा निराश हुआ। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, देखो, हम शरीफ लोग हैं, खून खराबा नहीं चाहते। अगर तुम्हें अपनी याददाश्त और अपना अतीत जानना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे माता पिता और इस शहर में तुम जिसे भी जानती हो, हम उन सबको मार डालेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। इस बीच हम लोग हेडक्वार्टर पहुंच गए। बाहर से देखने में ये जगह एकदम खंडहर लग रही थी, लेकिन अंदर डॉक्टर बाग की सीक्रेट लैब थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। मैं भी जानबूझकर बंध गई और डरने का पूरा नाटक करती रही। मैं उनसे पूछती रही कि ये कौन सी जगह है, तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर बाग ने मुझे वो इंजेक्शन दिया जिससे मुझे अपने अतीत की सारी धुंधली यादें वापस आ गईं, कि कैसे उसने मुझे बनाया था और कैसे वो हम सबको मारना चाहती थी। उसने बताया कि मेरी शक्तियां ही मेरी जान ले रही हैं और बिना इस इलाज के मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी मेरी नाक से खून बहने लगा और मेरी हालत खराब होने लगी। तब डॉक्टर बाग ने मुझे वो नीला इंजेक्शन लगाया और बताया कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। दवाई अंदर जाते ही मेरा सारा दर्द चुटकियों में
गायब हो गया और मुझे ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। डॉक्टर बाक ने बताया कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें हर महीने ये इंजेक्शन लेना होगा, वरना तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम मर जाओगी। उसे लगा कि अब मैं उसकी मुट्ठी में हूं, लेकिन तभी कोने में खड़े नोबलमैन को शक हो गया। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पकड़कर नहीं लाया गया, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ ताकि मुझे वो इलाज मिल सके। जब डॉक्टर बाक ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा, लेकिन तभी मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो यह मेरी सोच से भी बेहतर है। और अगले ही पल मैंने वहां खड़े गार्ड को एक ही झटके में जान से मार दिया। मेरा यह रूप देखकर डॉक्टर बाक समझ गई कि उसने मुझे दवाई देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत कमरे में जहरीली गैस छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब धुआं हटा तो मैं वहां थी ही नहीं। मैं छत तोड़कर सीधा कंट्रोल रूम पहुंची और वहां के सारे गार्ड्स को मार गिराया। मैंने डॉक्टर बाक पर गन तानी और उसे बताया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गई? एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मुझे वो दिन याद न आया हो जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे समझाया कि मुझे पता था मेरा वक्त खत्म हो रहा है और तुम्हें ढूंढना मुश्किल था, इसलिए मैंने अपनी पूरी प्लानिंग बदल दी। मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया और जानबूझकर टीवी पर ऑडिशन दिया ताकि तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आओ। मुझे बस वो इंजेक्शन चाहिए था। फिर मैंने डॉक्टर बाक के पैर में गोली मारी और पूछा, अब बता दवाई का फार्मूला कहाँ है? उधर बाहर नोबलमैन और मिस्टर चोई के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। मैं डॉक्टर बाक को घसीट कर ले जा रही थी कि तभी नोबलमैन वहां आ गया और उसने मुझ पर जोरदार हमला किया, लेकिन मुझे रत्ती भर भी दर्द नहीं हुआ। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। उसके बाद वो मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन सच कहूं वो मेरे सामने कुछ भी नहीं था। मैंने उसे जमीन पर पटका और कहा, तू तब भी कमजोर था और आज भी कमजोर है। नोबलमैन को गुस्सा आया, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह पीटा। मैं उसे बार बार थप्पड़ मार रही थी, यह एहसास दिलाने के लिए कि वो मुझसे कितना कमजोर है। आखिर में मैंने एक जोर की लात मारी और उसे दूर फेंक दिया। मैं नोबलमैन को मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने मुझे गोली मार दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मिस्टर चोई था। वो यहाँ सबको खत्म करने आया था, लेकिन यहाँ का हाल देखकर उसे समझ आ गया कि आधा काम तो मैंने पहले ही कर दिया है। तभी नोबलमैन की साथी लड़की ने मिस्टर चोई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर चोई ने उसे पकड़ लिया और घूंसे मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। तभी मिस्टर चोई ने देखा कि मैं वहां से गायब हूं। वो मुझे ढूंढ ही रहा था कि मैं अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। ये सुनकर मिस्टर चोई ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। मैंने एक ही झटके में मिस्टर चोई की गर्दन तोड़ दी और उसे भी मार दिया। अब वहां केवल मैं और नोबलमैन बचे थे। नोबलमैन आखिरी सांस तक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तुझे दवा चाहिए ना? वो कंट्रोल रूम की तिजोरी में है। तभी वो दूसरी लड़की जो बेहोश थी फिर खड़ी हो गई। उसने पीछे से मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने तुरंत पलटकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जान से मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। मैं अपने पेट में लगे उस चाकू को देख ही रही थी कि तभी नोबलमैन ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। वह ट्रिगर दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दबा नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने टेलीकाइनेसिस से उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। मैंने अपने पेट से चाकू निकाला और नोबलमैन पर टूट पड़ी। मैंने उसे कई बार चाकू मारा, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। मैंने उसके सिर पर बंदूक तान दी और पूछा कि दवाइयों वाला लॉकर कहाँ है, लेकिन नोबलमैन ने कहा कि उन्होंने हमें ऐसा राक्षस बना दिया है कि हम चाहकर भी ठीक से मर नहीं सकते। उसकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी और उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर दूंगी। बस चुपचाप मुझे बताओ कि लॉकर कहाँ है। नोबलमैन ने मुझे समझाया कि यह सब बेकार है और पूछा कि क्या तुम वाकई इस तरह जीना चाहती हो? लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मुझे इस तरह की जिंदगी से नफरत है। मुझे तो बस जायून के रूप में अपने माता पिता के साथ रहना था। और यह कहने के बाद मैंने उसे भी मार डाला। सबका किस्सा खत्म करने के बाद मैं लैब के अंदर गई। मैंने वहां मौजूद वो सारी दवाइयां अपने साथ ले लीं जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। सब कुछ खत्म करने के बाद जब मैं घर लौटी तो वहां पुलिस को पाया, इसलिए मैं छिपते हुए अपने माता पिता से मिलने अस्पताल गई। वहां मुझे पता चला कि माँ की हालत बहुत नाजुक है। वो अल्जाइमर की आखिरी स्टेज में थीं। उन्हें बचाने के लिए
मैंने अपने पिता को वो दवा दी जो मैं लैब से लाई थी। मैंने उनसे कहा कि यह दवाई माँ को और 8 महीने तक जिंदा रख सकती है, लेकिन मेरे पिता ने दुखी होकर कहा कि माँ के लिए अब भगवान के पास जाना ही सबसे अच्छा होगा ताकि उन्हें इस दर्द से मुक्ति मिल सके। मैंने पिता से वादा किया कि मैं उनके लिए वापस आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरे पिता ने भावुक होकर कहा, चाहे तुम कहीं भी पैदा हुई हो, चाहे तुम कैसे भी पैदा हुई हो, हमने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार किया है। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा और जब वे पीछे मुड़े तो मैं वहां से जा चुकी थी। जाते वक्त मेरी सहेली म्योंग ही को भी महसूस हुआ कि मैं वहां आई थी। शायद यह हमारा आखिरी अलविदा था। 3 महीने बाद कहानी एक नई जगह पहुंचती है। मैं डॉक्टर बाग की जुड़वा बहन आयरीन के पास पहुंची, जो इन सब से दूर एक शांत जीवन जी रही थी। लेकिन मैंने उसे भी ढूंढ लिया क्योंकि मुझे अपनी बीमारी का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं मिला था। मुझे देखकर आयरीन ने कहा, तो तुम हो जायून, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने जवाब दिया, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी बहन और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। मुझे अपनी बीमारी का परमानेंट इलाज चाहिए और मुझे पता चला है कि उसका रास्ता तुम बताओगी। तभी आयरीन ने डरकर मुझे 20 महीने की दवाई दे दी और ताना मारते हुए कहा, और तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी तबाही मचा दी। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।